तो चलिए जरा इतिहास में पीछे चलते हैं। साल था 1828। ईस्ट इंडिया कंपनी जो उस वक्त भारत पर राज कर रही थी, सच पूछिए तो दिवालिया होने की कगार पर थी। 10 लाख रुपए का भारी घाटा। उस जमाने में ये रकम इतनी बड़ी थी कि ये किसी सुनामी की तरह पूरे के पूरे साम्राज्य को डुबो सकती थी। लेकिन क्या सिर्फ पैसे की ही दिक्कत थी? जी नहीं, इससे भी बड़ी समस्याएं थीं। भारतीय समाज उस वक्त कुछ ऐसी ऐसी क्रूर प्रथाओं की जकड़ में था जिनके बारे में आज हम सोचकर भी कांप जाते हैं। इन्हें इतिहास के सबसे हृदयहीन कर्मों में गिना जाता है और चारों तरफ समाज में एक बेचैनी थी, एक अराजकता का माहौल था। और सोचिए, जब समाज में इतना अन्याय हो तो इंसान कहाँ जाए? अदालत का दरवाजा खटखटाए, है ना? लेकिन उस वक्त की अदालतें वो तो खुद ही केसों के पहाड़ के नीचे दबी हुई थीं। न्याय की उम्मीद में सालों निकल जाते थे और लोगों का सिस्टम से, न्याय से भरोसा ही उठता चला जा रहा था। तो मतलब आर्थिक तौर पर कंगाली, समाज में फैली कुरीतियां और कानून व्यवस्था का ये हाल, पूरा साम्राज्य बिखर रहा था हर तरफ से। तो सवाल बड़ा सीधा था, क्या कोई ऐसा था जो इस डूबते हुए जहाज को बचा पाता? कौन था वो जो इस घने अंधेरे में एक उम्मीद की किरण बनकर आने वाला था? और बस इसी मुश्किल घड़ी में एंट्री होती है लॉर्ड विलियम बेंटिंग की, भारत के नए गवर्नर जनरल। और इतिहास उन्हें सिर्फ एक गवर्नर जनरल की तरह नहीं देखता, बल्कि उन्हें याद करता है एक रिफॉर्मर जनरल के तौर पर, एक सुधारक के तौर पर। तो चलिए, आज हम उन्हीं की कहानी को और करीब से समझेंगे। तो सवाल ये है कि आखिर कौन थे ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और ऐसे क्या हालात बने कि उन्हें भारत का सबसे बड़ा पद सौंपा गया? अच्छा, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग का जन्म हुआ था 1774 में। करियर की शुरुआत उन्होंने एक सैनिक के तौर पर की थी, एक फौजी के रूप में। लेकिन शायद उन्हें बहुत जल्द ये समझ आ गया था कि असली लड़ाई वो तोपों और तलवारों से नहीं, बल्कि समाज और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लड़ी जानी है। और बस यहीं से उनका रास्ता राजनीति की तरफ मुड़ गया। और उनका जो पॉलिटिकल करियर था ना, वो किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं था। सोचिए, सिर्फ 22 साल की उम्र में वो पार्लियामेंट के मेंबर बन गए, फिर मद्रास के गवर्नर बने। सब बढ़िया चल रहा था। लेकिन फिर हुआ 1806 का वेल्लोर विद्रोह। इस एक घटना ने उनके करियर पर जैसे एक ब्रेक सा लगा दिया। उन्हें वापस इंग्लैंड बुला लिया गया। एक पल को तो लगा कि भाई सब खत्म, लेकिन कहते हैं ना, किस्मत का खेल। 1828 में उन्होंने क्या जबरदस्त वापसी की, सीधे भारत के गवर्नर जनरल बनकर। तो जैसे ही वो गवर्नर जनरल बने, बेंटिंक ने अपना इरादा साफ कर दिया। उनका सबसे पहला निशाना थी वो सामाजिक कुरीतियां, वो बुराइयां जो हमारे समाज को दीमक की तरह अंदर ही अंदर खाए जा रही थीं। और उनका यही फैसला उनके पूरे कार्यकाल को इतिहास में अमर कर गया। और इन कुरीतियों में जो सबसे बड़ी चुनौती थी, सबसे पहला पहाड़, वो था सती प्रथा का। एक ऐसी अमानवीय, दिल दहला देने वाली प्रथा जिसमें एक विधवा को उसके पति की चिता पर जिंदा जलने पर मजबूर कर दिया जाता था। ये वाकई समाज के माथे पर एक बहुत बड़ा कलंक था। बेंटिंग ने इस क्रूरता के खिलाफ एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम उठाया। तारीख थी 4 दिसंबर 1829। उन्होंने रेगुलेशन 17 नाम का एक कानून पास किया, और इस एक कानून ने बंगाल में सती प्रथा पर हमेशा के लिए पाबंदी लगा दी, उसे गैर कानूनी घोषित कर दिया। और ये आग यहीं नहीं रुकी, बाद में ये कानून मद्रास और बॉम्बे में भी लागू हुआ। कह सकते हैं कि ये भारत में एक नए दौर की शुरुआत थी। अच्छा, सती प्रथा के अलावा एक और बहुत बड़ा खतरा था समाज में, और वो थे ठग। अब ये ठग कोई मामूली चोर लुटेरे नहीं थे। नहीं, ये एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड गैंग था, जो पहले तो भोले भाले यात्रियों से दोस्ती करते, उनका भरोसा जीतते, और फिर मौका देखकर उन्हें लूट लेते थे और बेरहमी से उनकी हत्या कर देते थे। इस दहशत को खत्म करने के लिए 1830 में कर्नल स्लीमन के अंडर एक जबरदस्त ऑपरेशन शुरू किया गया। और इसका नतीजा वाकई चौंकाने वाला था। सिर्फ 5 साल के अंदर करीब 2000 ठग या तो पकड़े गए या मार दिए गए। इस एक अभियान ने भारत से ठगी के पूरे आतंक को लगभग जड़ से उखाड़ फेंका। अब बेंटिंग का अगला टारगेट थी एक और दिल को दहला देने वाली प्रथा, कन्या शिशु हत्या। राजपूताना, पंजाब, मालवा, इन इलाकों में यह बहुत आम था कि पैदा होते ही बच्चियों को मार दिया जाता था। बेंटिंग ने इस घिनौने अपराध पर सिर्फ रोक ही नहीं लगाई, बल्कि इसे एक पनिशेबल क्राइम, एक दंडनीय अपराध घोषित कर दिया, जो हत्या के बराबर था। तो ये तो हुई सामाजिक सुधारों की बात। लेकिन जैसा हमने शुरू में देखा था, सिर्फ समाज ही नहीं, पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल सिस्टम भी चरमराया हुआ था। तो बेंटिंग ने उसे कैसे ठीक किया?
चलिए अब ये देखते हैं। तो जब बेंटिंग आए, कंपनी पर 10 लाख रुपए का घाटा था। उन्होंने आते ही सबसे पहले फालतू के खर्चों पर कैंची चलाई, बड़े अधिकारियों की सैलरी और अलाउंस कम किए, और सेना में एक सिस्टम था डबल भत्ता का, मतलब शांति के टाइम में भी जंग का भत्ता मिलता था, उसे खत्म कर दिया। अब इन कड़े फैसलों का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि जब बेंटिंग ने अपना पद छोड़ा तो कंपनी 10 लाख के घाटे से निकलकर 15 लाख के मुनाफे में थी, मतलब पूरा का पूरा हिसाब ही पलट दिया। अब बात करते हैं जुडिशियल रिफॉर्म्स की, यानी न्याय व्यवस्था की। उन्होंने देखा कि जो प्रोविंशियल कोर्ट्स हैं वो बहुत स्लो हैं, केस सालों साल लटके रहते हैं, तो उन्होंने उन कोर्ट्स को ही खत्म कर दिया। इससे खर्चा भी बचा और देरी भी कम हुई। और एक और बहुत बहुत बड़ा बदलाव किया उन्होंने। उस समय अदालतों की भाषा फारसी हुआ करती थी, जो आम आदमी को समझ नहीं आती थी। बेंटिक ने यह सिस्टम बदला। उन्होंने कहा कि निचली अदालतों में लोकल भाषाएं इस्तेमाल होंगी और बड़ी अदालतों में इंग्लिश। इससे हुआ ये कि न्याय तक आम लोगों की पहुंच आसान हो गई। तो सामाजिक सुधार, फाइनेंशियल टर्नअराउंड और जुडिशियल रिफॉर्म्स, इन सब का कुल मिलाकर भारत पर क्या असर पड़ा? लॉर्ड विलियम बेंटिंक अपने पीछे कैसी लेगेसी, कैसी विरासत छोड़कर गए? तो चलिए, अगर एग्जाम के नजरिए से देखें और बेंटिंक के काम को कुछ की पॉइंट्स में समेटना हो तो क्या होगा? सबसे पहला, सती प्रथा का खात्मा। दूसरा, ठगों का सफाया। तीसरा, 10 लाख के घाटे को 15 लाख के मुनाफे में बदलना। और चौथा, पुरानी अदालतों को खत्म करके और अदालतों में लोकल भाषाएं लाकर न्याय को तेज और आसान बनाना। ये कह सकते हैं कि उनकी सबसे बड़ी और सबसे जरूरी उपलब्धियां थीं। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने भारत पर सिर्फ राज नहीं किया, उन्होंने असल में यहाँ प्रोग्रेस और रिफॉर्म्स के एक नए युग की, एक नए चैप्टर की शुरुआत की। उनका कार्यकाल वाकई इंडियन हिस्ट्री में एक मील का पत्थर था, जिसने आने वाले भारत की दिशा तय कर दी। हम लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट की टीम हैं और हमारी कोशिश रहती है कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं और स्कूल परीक्षाओं के लिए आपको गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री मिले। इस तरह के और एजुकेशनल वीडियोस के लिए प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कोई और जानकारी चाहिए हो या किसी तरह का बदलाव चाहते हो तो बेझिझक कमेंट करके बता सकते हैं।